नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्परेरी साउथ एशिया की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हमें बात करनी है भारत पाकिस्तान संघर्ष की। किसकी बात करनी है? भारत पाकिस्तान संघर्ष की। आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। भारत पाकिस्तान संघर्ष। अभी तक के जो 4 लेक्चर्स आए, उन 4 लेक्चर्स में आप लोगों ने दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं वो आप लोगों ने जाना। दक्षिण एशिया के जो मुख्य देश, जैसे कि हम बात करें, आपने बांग्लादेश के बारे में जाना, आपने पाकिस्तान में सेना लोकतंत्र के बारे में जाना, नेपाल की स्थिति जानी, श्रीलंका की स्थिति जानी। इन देशों की स्थितियों के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ा कि राजनीतिक जो स्थिति है, पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो कैसी रही है। मतलब ये एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि जब क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले एक बार पिच को देखा जाता है कि पिच कैसी है। मतलब अभी तक हमने दक्षिण एशिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो बड़े अच्छे से समझ लिए। भारत की पॉलिटिकल कंडीशन तो हमने मतलब पूरी किताब देखी है कि भारत में हमेशा से जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन से लेकर के अभी तक भारत में एक सफलतापूर्वक तरीके से लोकतंत्र चल रहा है। एक जो बेहतर डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी चल रही है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ अगर मैं ये कहूं कि भारत सबसे सफलतम लोकतांत्रिक देश है तो शायद मैं गलत नहीं हूं। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होना एक अलग बात होती है और एक सबसे सफलतम लोकतांत्रिक देश होना अलग बात होती है। परंतु भारत में दोनों खूबी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। मतदाताओं की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है और हर 5 साल में नियमित रूप से चुनाव होते हुए आए हैं। किसी की भी सरकारें आई हो गई हो, परंतु लोकतंत्र भारत में जीवित था, जीवित है और आगे तक जीवित रहेगा। इसके बारे में हमने पूरी जो घटनाक्रम है, हमने पूरी एक किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद यहाँ के जो दक्षिण एशिया के आसपास के देश हैं, जैसे श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए जातीय संघर्ष को झेलना पड़ा, नेपाल में राजतंत्र का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेना ने बीच बीच में दखलंदाजी कर करके लोकतंत्र को रोका, परंतु भारत में ऐसी कोई सी भी घटनाओं का हमें सामना ना करना पड़ा। इसके अलावा जैसे देखें तो हमने बात मालदीव्स की करी और भूटान की। तो भूटान में हमने देखा था कि संवैधानिक राजतंत्र है, अच्छे से संवैधानिक राजतंत्र चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मालदीव्स है तो मालदीव्स में भी अच्छा खासा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चल रही है और जो एमडीपी है, मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो अच्छे से रूल कर रही है। तो हमने दक्षिण एशिया के इन 7 देशों के जो पॉलिटिकल कंडीशन है उस पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में जान लिया। अब ये जो 7 देश है, इनमें जो दूसरा पर्सपेक्टिव आज हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इन 7 देशों के बीच में संघर्ष कहां कहां पर हो रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष कहां है, भारत नेपाल के साथ संघर्ष कहां है, भारत श्रीलंका का संघर्ष कहां है। आज हमें संघर्ष की बात करनी है। और जब हमने इनकी पॉलिटिकल कंडीशन को पढ़ लिया, हम जब इनके संघर्ष के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे शांति और सहयोग की बात करेंगे। मतलब अभी आज का और आने वाला जो लेक्चर होगा वो भारत का दक्षिण एशिया के देशों के साथ किस प्रकार के संबंध है, रिलेशंस किस प्रकार के हैं, उन रिलेशंस को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है कि भारत का पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध है, नेपाल के साथ कैसा है, श्रीलंका के साथ कैसा है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश, इन सब के साथ कैसा संबंध है वो हम लोग जानेंगे। इनके बीच में संघर्ष किन किन मुद्दों पर रहा है, किन किन मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं वो जानेंगे। और इसके बाद हम शांति और सहयोग की बात करेंगे, जिसमें एक बड़ा संगठन सार्क की बात करी जाती है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की हम उसमें बात करते हैं। तो ऐसे संगठनों की भी हम लोग चर्चा इसी चैप्टर में एंडिंग में आते आते करेंगे। पर आज जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे भारत और पाकिस्तान के संघर्ष की। अब भारत और पाकिस्तान की जो पूरी कहानी है, क्यों भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष होता है, किन किन मुद्दों पर होता है, इन सब बातों के बारे में हम जब स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब पढ़ रहे थे तब भी हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है कि जो हमने 47 में युद्ध देखा है, हमने 65 में युद्ध लड़ा, हमने 71 में युद्ध लड़ा, हमने 99 में युद्ध लड़ा। ठीक है, और सभी युद्धों में पाकिस्तान की हार हुई है। ठीक है, तो इन युद्धों के समय भी हमने देखा किस प्रकार के संघर्ष पाकिस्तान के साथ भारत के रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि 1960 में पानी को लेकर के सिंधु नदी जो ट्रीटी है होती है वो होती है विश्व बैंक की मध्यस्थता के कारण होती है। और हमने सारा जो घटनाक्रम है पाकिस्तान के साथ उस किताब में वैसे पढ़ रखा है, परंतु आज एक ओवरव्यू के तौर पर हम इस किताब में और देखेंगे कि भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष है वो
किस प्रकार के संघर्ष है, कहां समस्या है और कहां कहां पर दोनों देशों ने वार्ता कर करके उन संघर्षों को कम करने की कोशिश करी है। तो आइए देखते हैं। आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर नजर डालें जहां संघर्ष हुए हैं। देखिए, अब घरेलू राजनीति से बाहर निकलते हैं। अभी तक हम घरेलू राजनीति की बात कर रहे थे, मतलब देश के अंदर राजनीति कैसी है, मतलब पाकिस्तान में राजनीति कैसी है, बांग्लादेश में राजनीति कैसी है, नेपाल में राजनीति कैसी है, श्रीलंका में, मालदीव में, भूटान में, भारत में। यहाँ पे राजनीति का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है, जो राजनीतिक चरित्र है, वो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अब जब हमने उससे पढ़ लिया है तो अब हम इस घरेलू राजनीति से बाहर निकलते हैं और अब अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मतलब क्या है, राष्ट्रों के बीच में संबंध। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब है राष्ट्रों के बीच में संबंध। तो ये जो दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं, जो दक्षिण एशिया के देश हैं, इनके संबंधों पर और उनके दायरों पर हम नजर डालते हैं कि इनके संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध कहां तक फैले हुए हैं और किस प्रकार से एक दूसरे के साथ ये कोऑपरेट कर रहे हैं और किस एक प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बात और देखिएगा, ये जो 7 देश है दक्षिण एशिया में, इनमें अगर सबसे सुप्रीम और सबसे मेजर और सबसे पावरफुल अगर कंट्री है तो वो भारत है। ठीक है, और भारत सबसे मेजर, सबसे पावरफुल कंट्री है, तो इसलिए जो बाकी अन्य जो 6 देश है उनके मन में थोड़ा सा संशय इस बात का भी रहता है कि नहीं भारत पावरफुल है तो भारत अपना जो विचारधारा और अपना जो प्रभाव है वो हम पर छोड़ना चाहता है। तो इसलिए छोटे मोटे संघर्ष भारत के साथ सभी के हैं, और परंतु भारत की ऐसी बिल्कुल भी नीति नहीं है किसी को दबाने की, किसी को शोषण करने की, किसी पर राज करने की। भारत की हमेशा से नीति सबको साथ लेकर के चलने की रही है। इसलिए भारत सबके लिए एक बड़े भाई का भी योगदान इस क्षेत्र में निभा रहा है। जब भी किसी भी देश को किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हुई है तो भारत ने हमेशा मदद करी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर भारत ने युद्ध भी लड़े ना तो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 62 में चीन से युद्ध लड़ा तो तिब्बत के लोगों के लिए लड़ा, और 71 में जब पाकिस्तान से युद्ध लड़ा तो किसके लिए लड़ा, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए युद्ध लड़ा। तो भारत ने हमेशा बड़ा भाई जिस प्रकार से छोटे भाई को संरक्षण देता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, उसी प्रकार से भारत इन्हीं सभी को मजबूती प्रदान करता है। परंतु फिर भी हमेशा इनके मन में थोड़ा सा, इन देशों के मन में संशय रहता है कि नहीं साहब भारत हम पर कभी हावी ना हो जाए। इसलिए छोटे मोटे संघर्ष भारत के साथ रहेंगे, परंतु भारत के इन सभी देशों के साथ, एक पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देशों के साथ बेहतर रिश्ते हैं, गजब के रिश्ते हैं, और भारत हर बार हर देश की मदद करने के लिए पहुंचता है। नेपाल में भी जब सुनामी आई, चाहे जब वहां पे भूकंप आए हों, कुछ भी हुआ हो, भारत पहुंचा। श्रीलंका में सुनामी आई, भारत ने पहले मदद पहुंचाई है, हर बार मदद। और कोरोना के समय में भारत ने पूरी दुनिया में जहां जहां से वैक्सीन की मांग हुई है कि हमें वैक्सीन चाहिए, भारत ने वहां वैक्सीन भेजी है। ठीक है, वहां पे वैक्सीन भेजी और वैक्सीन पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ, वसुदेव कुटुंबकम का श्लोक लिखा हुआ कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस प्रकार से भारत ने पूरे विश्व की मदद करी, और फिर से भारत ने एक बात दर्शा दी कि भारत सिर्फ दक्षिण एशिया का बड़ा भाई नहीं, पूरे विश्व का बड़ा भाई है, और भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। ठीक है, तो अब इन अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हमें यह नहीं पढ़ना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का संबंध कैसा है, बांग्लादेश श्रीलंका का संबंध कैसा है, श्रीलंका नेपाल का संबंध, हमें ये नहीं पढ़ना। हमें उनके संबंधों की ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी। हमें तो ये देखना है कि इन सभी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध है, किस प्रकार से संघर्ष है, किस प्रकार से शांति सहयोग है। हमें तो ये देखना है, क्योंकि हम, जब मैंने इस किताब को शुरू करा था तो मैंने ये कहा था कि बच्चों हम यहाँ पे विश्व की कहानी पढ़ेंगे। तो सवाल आता है बच्चों का, सर हम विश्व के बारे में जान करके क्या करेंगे। तो मैंने उनको, बच्चों को ये कहा, भाई विश्व के बारे में जान करके कुछ भी नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु विश्व में जो घटना घट रही है उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और भारत उसके एक्शन में, रिएक्शन में क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, वो हमें जानना है। हमने शीत युद्ध के दौर से बार बार मैं यही बात समझाता आ रहा हूं, हमें हर जो कहानी है उसको भारत के साथ जोड़ करके भारत के फायदे और नुकसान की चर्चा हमें करनी है। तो यहां पर भी हम जो बात करेंगे वो भारत के जो संबंध है उनकी चर्चा करेंगे। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गया हो। तो शीत युद्ध समाप्त जैसे ही हुआ 1991 में, तो इसका अर्थ ये नहीं था कि भैया जो ये इलाका है, जो दक्षिण एशिया का इलाका है, वहां पर भी संघर्ष और तनाव जो है वो समाप्त हो गए हो। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए टकराव को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र
और जातीय संघर्ष के जो मसले हैं उन पर जो टकराव हुए उनको हम देख चुके हैं कि भैया आंतरिक लोकतंत्र मतलब देश के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए जो टकराव हुए हैं उनको हमने देखा। जैसा कि मैं उदाहरण नेपाल का देता हूं, तो नेपाल में क्या है, राजा के साथ टकराव हुआ कि नहीं साहब राजतंत्र को खत्म करना है, लोकतंत्र को लेकर करके आना है, तो राजा के साथ जो टकराव हुआ वो हम लोगों ने देखा। बांग्लादेश में देखा कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ टकराव करना पड़ता है, वहां की सेना के साथ टकराव करना पड़ता है लोकतंत्र को लाने के लिए, खुद को आजाद कराने के लिए। तो आंतरिक लोकतंत्र के मसलों पे जो टकराव हुए वो हम पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से, बेहतरीन विस्तार से और विस्तृत में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जातीय संघर्ष की बात करें, जातीय संघर्ष का मतलब क्या है कि भाषा के आधार पर, स्पेशली जातीय संघर्ष का मतलब भाषा ही नहीं होता, मतलब जिस भी आधार पर समाज बटा हुआ है और उस आधार पर संघर्ष होता है तो वो। तो इसमें हमने किसकी बात करी, इसमें हमने बात करी श्रीलंका की। किसकी बात करी, श्रीलंका की बात करी। और श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष था वो किस किस के बीच में था, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच में था। और तमिल कम्युनिटी का एक उग्र संगठन बना जिसका नाम था LTT, ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो कि एक अलग से तमिलों के लिए राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे, ठीक है। तो जातीय संघर्ष के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम जो बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष जो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के हैं, जो इंटरनेशनल उनका नेचर है। मतलब अभी तक तो जो संघर्ष आपने पढ़ा है वो देश के अंदर अंदर का संघर्ष था, दो समुदाय लड़ रहे हैं, राजा और लोकतंत्र समर्थक लड़ रहे हैं, देश के लोग और सेना से झगड़ा चल रहा है, ये बातें अभी तक आपने पढ़ी है। ये तो जो कुछ था वो तो देश के अंदर की चार दीवारों की बात थी। अब ये दो देशों के बीच में जो संघर्ष है, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष है, उस संघर्ष की चर्चा अब से हम लोगों को करनी है। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। अब देखिए दक्षिण एशिया में जो भारत की स्थिति है वो बिल्कुल केंद्रीय है। केंद्रीय का मतलब बिल्कुल सेंट्रल में, ठीक है। जैसे मैंने अब आपको याद करने के लिए कहा था तो मैंने कहा बिल्कुल सेंटर में भारत है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में भारत है। तो इधर पाकिस्तान आ जाएगा, इधर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आ जाएंगे, ठीक है, फिर नीचे श्रीलंका और मालदीव आ जाएगा। तो सेंटर में है, भारत की जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेंटर में, और भारत की लोकेशन बहुत अच्छी जगह है, इसीलिए जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, उसका नाम इंडिया पे दिया गया है। तो भारत की लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है और सेंटर में होने के कारण अधिकांश जो संघर्षों का रिश्ता है वो किसके साथ है, भारत के साथ है, ठीक है ना। वो कैसे है देखते हैं। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। इन संघर्षों में सर्वप्रमुख है वो किसका है, भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। देखिए अब विभाजन के जो तुरंत बाद ही कश्मीर का मसला है उस पर दोनों देश लड़ पड़ते हैं। अब कश्मीर की जो पूरी कहानी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी 1947 से लेकर करके 2019 तक की जो कहानी है, ये हम लोग जब वो वाली किताब पढ़ रहे थे, स्वतंत्र भारत में राजनीति पढ़ रहे थे और क्षेत्रीय आकांक्षा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको पूरी कश्मीर की कहानी बताई थी। जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी 1947 में महाराजा हरि सिंह से लेकर करके 2019 में माननीय भारतीय संसद, माननीय भारतीय सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा कर करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाने तक का, अनुच्छेद 370 को रिमूव करने तक की जो पूरी कहानी है वो पूरी कहानी हम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है। अब फिर भी यहाँ पर अपन एक बार थोड़ा सा और आपको याद दिला देते हैं कि कश्मीर के मसले पे क्या बात हो रखी थी। कश्मीर जब भारत आजाद हुआ, भारत उस समय 2 भागों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश भारत और एक था रजवाड़ा क्या होता है, रजवाड़ा वो होता है जहां पे राजा रानी का शासन चलता है, और ब्रिटिश भारत वो एरिया था इंडिया का जहां पे फुली कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का था। यहां पे भी ब्रिटिशर्स की चला करती थी पर कुछ पावर राजा रानियों को दे दिया करते थे। जब 1947 में भारत की आजादी की बात चलती है तो उस आजादी की बात में जो प्लान आता है, उस प्लान में इस ब्रिटिश भारत में से, इस ब्रिटिश इंडिया में से 2 पार्ट बना दिए गए, एक भारत का और दूसरा पाकिस्तान का। पाकिस्तान को भी 2 पार्ट दिए गए, वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान,
ठीक है। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और ये जो रजवाड़े हैं, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको भी बोल दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, भाई आज से आप भी आजाद हो। जब ये दो नेशन बना दिए गए तब से कहा आप भी अब से आजाद हो। और आजाद होने के बाद इनको बोला गया आपके पास तीन विकल्प है, आपके पास तीन चॉइस है, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, और या फिर आप स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो स्वतंत्र राष्ट्र बन जाइए। अब भारत के पास सरदार पटेल जैसे गजब के नेता थे, टैलेंटेड नेता थे, तो भारत से सरदार पटेल जी ने काफी हद तक जो रजवाड़े थे उनको मिला लिया। इस बात की भी जलन पाकिस्तान को हुई और पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं क्या कर रहे हैं, भारत जो है, कांग्रेस जो है वो क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है और ये गलत कर रही है, रजवाड़ों को बिल्कुल ओपन छोड़ देना चाहिए, वो जिससे भी मिलना चाहते हैं उससे मिल जाए। परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भारत ने पूरी कोशिश करी और ज्यादातर रजवाड़ों को मिला लिया। अब उसी में एक रजवाड़ी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या था कि जो राजा थे वो महाराजा हरि सिंह थे, और महाराजा जो हरि सिंह थे वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के लिए जाना चाहते थे कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, और कश्मीर में जो मुख्य मुद्दा था वो कश्मीरियत का था कि साहब हम कश्मीरी, तो हमारा जो कश्मीरी वाला जो टाइटल है वो बचा रहना चाहिए। परंतु क्या होता है, पाकिस्तान वहां पर अटैक कर देता है। पाकिस्तान जब अटैक कर देता है तो महाराजा हरि सिंह भारत सरकार के पास आते हैं, और महाराजा हरि सिंह भारत सरकार के पास आकर करके मदद मांगते हैं कि हमारी मदद करी जाए। परंतु उसी समय भारत सरकार कहती है पहले आप भारत में शामिल होइए तभी हम मदद के लिए जाएंगे। और जब भारत उनकी मदद के लिए पहुंचता है तब तक कश्मीर के कुछ हिस्से तक जो वहां के पाकिस्तान की जो अटैक करते हैं वो वहां तक पहुंच जाते हैं, और उस अटैक तक वहां पहुंच जाते हैं। उसी एरिया को आज हम लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। परंतु जैसे ही वहां पर भारत की आर्मी पहुंचती है वो उनको हटा देती है, और उस समय से फिर जो जम्मू कश्मीर है वो संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, भारत का हो जाता है। तो 1947 में यहाँ पर पहली 47-48 में पहली लड़ाई और पहला संघर्ष पाकिस्तान के साथ भारत का देखने को मिलता है। और किसके मसले पर देखने को मिलता है, कश्मीर के मसले पर देखने को मिलता है। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान की सरकार को ऐसा लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है। क्यों लगता है ऐसा, ये हमने उस किताब में पढ़ा है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, जो बहुसंख्यक है, वो मुस्लिम कम्युनिटी है, और मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते ये जो कश्मीर वाला एरिया है वो किसका है, पाकिस्तान का है। जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान का है। ये ऐसा पाकिस्तान की सरकार को महसूस होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 तथा 65 के युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 47-48 और 1965 के युद्ध हुए, दोनों से ही इस मसले का समाधान बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है कि कश्मीर का जो मसला है उस मसले का समाधान, देखिए समाधान उनका होता है जिसकी समस्या हो। ये संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से तय है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। ठीक है, इसमें नो डाउट वाली बात है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे और उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर रखा है, और उसके तहत जम्मू कश्मीर पूरा भारत का है। ठीक है, पाकिस्तान की सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती उसका मैटर नहीं है। ठीक है, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। और यही बात आज तक सदैव हर सरकारें कहती आई हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और उसमें किसी भी बात की चर्चा विचार विमर्श की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 47, 48 और 65 के युद्ध किसी का कोई मामला समाधान नहीं हुआ। ये तो 47, 48 और 65 के जो युद्ध हुए हैं, इसमें तो पाकिस्तान को ये चीज समझ जानी चाहिए कि भैया और युद्ध करेंगे तो जो इलाका हमें मिल रखे हैं ना पाकिस्तान के, वो भी हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान 47 में, 65 में, 71 में, 99 में लगातार चारों युद्धों में भारत से परास्त हुआ है। ठीक है, और कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान को बिल्कुल ही रेज नहीं करना चाहिए, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए चाहे कहीं पर भी जाए, बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। ठीक है, जैसे आज हमारा शीश होता ना, जो सिर है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये हमारा बिल्कुल है। ठीक है, तो इसलिए कश्मीर जो है वो भारत का शीश है। ठीक है, जो कि भारत के साथ हमेशा रहेगा। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा हुई। अब 1947-48 में जो युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा हरि सिंह भारत सरकार से मदद मांगने आते हैं, जब तक वो मदद मांगने आते हैं तब तक जो वो पाकिस्तान के अटैकर्स होते हैं वो
कश्मीर के कुछ पार्ट पर क्या है एंटर हो जाते हैं और उस पार्ट पर अपना क्या है कंट्रोल जमा लेते हैं, और जिस पार्ट पर वो कंट्रोल जमा लेते हैं उस पार्ट को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तानी लोग उसको आजाद कश्मीर कहते हैं, ये बात हम उस किताब में पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके जो है इंडिया अपने मैप में ही दिखाता है, इंडिया उसको अपना ही एरिया मानता है क्योंकि वो एरिया है ही अपना, जो अपना एरिया उसको अपने में ही दिखाएंगे। परंतु पाकिस्तान उस पर दावा करता है कि नहीं साहब हमारी जो है अटैकर्स वहां तक पहुंचे थे इसलिए वो हमारा है। तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का वो भाग जिसको ऑक्यूपाइड किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने कर रखा है। बाकी वाला जो इलाका है भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बन गया, मतलब राज्य बन गया। और अब 2019 के बाद उस जम्मू कश्मीर प्रांत को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब इस जो मतलब ये पीओके वाला एरिया है और जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, इसके बीच में जो एक नियंत्रण रेखा है उस रेखा को एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये अलग अलग युद्धों में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की तस्वीर। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा। अब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, ठीक है, फिर से भारत ने यहां पर युद्ध जीत लिया, 47-48 का भी जीता, फिर 65 का भी जीता, और अब वापिस जो 71 का युद्ध हुआ, ये 71 का युद्ध क्यों हुआ ये आपको बार बार में पता ही चल जाता है। 71 का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। अब 71 के युद्ध में भारत ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान बुरी तरीके से हार चुका था, परंतु अभी भी कश्मीर का मसला अनसुलझा ही रहा। और मसला कैसा मसला, जो भारत का है वो भारत का ही है। ओके, सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। अब सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के, वहां के नियंत्रण को लेकर के और हथियारों की होड़ को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया। अब देखिए 1990 के जो दशक है, 1990 के दशक में, मतलब आप सभी को पता है कि भारत ने भी परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया था, ठीक है, जिस समय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उसी समय के बाद कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था। और जब दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया तो पूरे विश्व में एक नई टेंशन, एक नई हलचल सी पैदा हुई कि वे दो देश जिनके बीच में थोड़ा संबंध ठीक नहीं चलते, दोनों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो कर लिया। आपके लिए आज क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि कौन से ईयर में भारत ने परमाणु परीक्षण करा था और कौन से ईयर में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण करा था, ये बताइए, क्योंकि हम उस किताब में पढ़ चुके हैं। दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया, हथियार ले लिए और एक दूसरे पे दागने की क्षमता वाले मिसाइल भी हासिल कर लिए, और ऐसे मिसाइल भी बना लिए जो कि एक दूसरे देश पे दागे जा सकते हैं। और ये परमाणु हथियार बनाने के बाद ही कारगिल का युद्ध हुआ, तो जिससे कि पूरे विश्व में और एक तरफ चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि दोनों देशों के पास ही क्या थे, परमाणु संपन्न थे। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण कर लिया। मतलब दोनों ही देशों के बीच में जो हथियारों की होड़ थी, जो हथियारों की रेस थी कि नहीं साहब हमारे पास ज्यादा, हमारे पास ज्यादा, तो इसका भी एक नया चरित्र हमें देखने को मिला कि भैया भारत ने परमाणु परीक्षण करा तो उधर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1998 में भारत ने कहां पर कराया, पोखरण में परमाणु परीक्षण कराया, और पाकिस्तान ने कहां पर कराया, चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण कराया। तो भारत पोखरण में कर रहा है और पाकिस्तान चगाई पहाड़ी पर कर रहा है। ये एक मार्क्स के एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है कि भैया भारत ने जो परमाणु परीक्षण करा वो कौन सी जगह करा, और पाकिस्तान ने जो परमाणु परीक्षण करा वो कौन से स्थान पर करा। एमसीक्यू में आ जाता है, और कभी कभार वन वर्ड में या फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे सवाल बना दिए जाते हैं। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। अब देखिए, अब इसके बाद भारत और पाकिस्तान एक ऐसे सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई। अब याद करिए आप शीत युद्ध वाला जो वन शॉट मैंने आपको बना करके दिया था, या शीत युद्ध वाला आपने चैप्टर पढ़ा था, जब दोनों ही जो देश अगर ताकतवर हो जाए, दोनों ही देश बराबर के हो जाते हैं, तो युद्ध होने की जो आशंका हो जाती है वो कम हो जाती है। जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर वाले में हमने देखा था, यूएसए इसलिए सोवियत संघ पर अटैक नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि वो भी हमें काफी नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए नहीं, और सोवियत संघ भी इसलिए अटैक नहीं कर रहा अमेरिका पर कि नहीं साहब वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। जब दोनों के पास परमाणु संपन्न देश हो गए तो थोड़ी सी युद्ध होने की जो संभावना है वो कम हो गई, क्योंकि दोनों के पास परमाणु संपन्न देश हैं और दोनों ही एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे।
लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती रही, ठीक है, और दोनों ही देशों की जो सरकार है वो एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती रही। अब अपन ये देखेंगे कि भारत जो है वो पाकिस्तान पे कौन से आरोप लगाता है और पाकिस्तान भारत पे क्या आरोप लगाता है। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। भारत सरकार का जो आरोप है वो क्या है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसने लुके छुपे ढंग से क्या है, हिंसा की जो रणनीति है उसको जारी रखा है। मतलब पाकिस्तान क्या करता है कि हिंसा जो है उसको जारी रखता है। मतलब वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहता है कि हाँ साहब हम हिंसा नहीं करेंगे, परंतु वो हिंसा की जो रणनीति है उसको जारी रखता है। यह आरोप भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान की सरकार पर लगाया जाता है। ये तस्वीर मिलिट्री आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अब भारत का दूसरा आरोप, पहला आरोप तो क्या है कि हिंसा की जो रणनीति है पाकिस्तान उसको जारी रखता है, और दूसरा क्या है, कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार देता है। ठीक है, जो कश्मीर मतलब आर्टिकल 370 हटने से पहले आपने वहां पर देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सी उग्रवादी जो घटनाएं हैं वो हुआ करती थी। तो भारत का ऐसा आरोप है पाकिस्तान पर कि कश्मीर के जो उग्रवादी हैं, उग्रवादी का मतलब क्या होता है, जो उग्र प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, हथियारों से पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे और कर रहे हैं, तो ऐसे उग्रवादियों को हथियार देता था पाकिस्तान। ठीक है, प्रशिक्षण मतलब उनको ट्रेनिंग देता था और उनको धन देता था। अब पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता भारत उनसे आगे निकले, पर भारत तो बहुत आगे निकल चुका है। अब तो चांद पर भी भारत पहुंच चुका है, ठीक है, और चांद के भी उस एरिया में पहुंचा है जहां पर दुनिया की कोई शक्ति सोच रही थी, पहुंची नहीं, पर भारत वहां पहुंच गया। चांद के दक्षिण जो साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है, वहां पे जाकर के भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया, जय जयकार कर दी पूरी दुनिया में। ठीक है, तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत आगे पहुंचे, इसलिए क्या है, वो चाहता है कि भारत के जो आंतरिक मामले हैं भारत उनमें ही उलझा रहे। इसलिए भारत में क्या हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करे जो भारत में आंदोलन करते हो, हिंसा करते हो, उनको पैसा देता है, जिससे कि भारत सरकार इन्हीं से जूझती रहे और भारत कभी आर्थिक विकास पर ध्यान ना दे सके। तो ऐसे उग्रवादियों को क्या है, धन देता था, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देता था, हथियार देता था कि नहीं साहब आप हथियार का इस्तेमाल करो, ये करो, इस प्रकार से। और आतंकवादी जो हमले उनके लिए सुरक्षा भी प्रदान करता था। ठीक है, और भारत पर जो आतंकवादी हमले होते हैं उनको सुरक्षा भी प्रदान करी जाती थी। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को भी हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। अब तीसरा आरोप, ठीक है, तो देखिए, एक तो कश्मीर वाले मैटर पे, क्योंकि कश्मीर पर तो पाकिस्तान की हमेशा से बुरी नजर रही है। ठीक है, और कश्मीर पर जब बुरी नजर रही और जब भी वहाँ छोटा मोटा कुछ भी होता था, कोई उग्रवादी कुछ कर रहा है तो उनको सपोर्ट करता था पाकिस्तान, जिससे कि जो हमारे देश की आंतरिक शांति है वो शांति खराब हो। इसी प्रकार से हमने देखा था कि पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चलता है। ठीक है, और उसी खालिस्तानी मूवमेंट की आपने पूरी कहानी उस किताब में पढ़ रखी है। 1984 में किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी की हत्या करी जाती है, पूरा जो घटनाक्रम है वो आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो खालिस्तानी समर्थक उग्रवादी थे, ठीक है, ऐसे उग्रवादियों को भी क्या है, हथियार और गोले बारूद दिए। मतलब भारत का आरोप है पाकिस्तान हमेशा भारत को विभाजित करने, भारत को तोड़ने वाली गतिविधियों को सपोर्ट करता है। भारत में आतंकवाद जो फैलाने वाली है, उग्रवाद जो फैलाने वाली गतिविधि है, उनको सपोर्ट करता है, जो कि गलत बात है, बिल्कुल भी पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का भी आरोप है। अब नेक्स्ट आरोप क्या लगाया गया कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से, ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत पे, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर भारत विरोधी अभियानों में भी संलग्न होने का आरोप लगाया है कि भैया पाकिस्तान क्या है, जो पूर्वोत्तर भारत है वहां पर भी भारत विरोधी आंदोलनों को सपोर्ट करने में पाकिस्तान का योगदान है, जिसमें कि उसकी ISI का नाम है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। अब देखिए, यहां तक के जो आरोप है वो भारत सरकार ने किस पे लगाए हैं, पाकिस्तान सरकार पे लगाए हैं। अब पाकिस्तान की सरकार भारत पे क्या आरोप लगाती है, ठीक है, वो कहती है कि पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। तो पाकिस्तान सरकार कहती है कि भारत क्या करता है, सिंध में और बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से काफी परेशान है। ठीक है, तो वो भी क्या है, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान कहता है कि उनको क्या कर रहा है, भारत सपोर्ट कर रहा है, और भारत सपोर्ट कर करके वो एरिया भी क्या है, पाकिस्तान से अलग करवाना चाहता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई। 1960 तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। अब दूसरा जो विवाद अगर यहाँ पे देखने को मिलता है पाकिस्तान की तरफ से, वो है नदी जल के बंटवारे को लेकर के। नदी यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी से सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसको इंडस कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब ये इंडस नदी का जो पानी है उसको लेकर के भी, उसके बंटवारे को लेकर के भी विवाद है, दोनों के बीच में तीखा विवाद है। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल नदी इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत किए और यह संधि भारत पाक के बीच के कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अभी भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि के व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। अब 1960 में विश्व बैंक ने मध्यस्थता करी, मतलब विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान को बिठाकर करके सिंधु जल संधि करवाई, इंडस वाटर ट्रीटी करवाई, और इस ट्रीटी हो जाने के बाद सिंधु जल वाला जो मैटर है वो तो कहीं ना कहीं ठीक चल रहा है। मतलब काफी सैन्य संघर्ष बीच बीच में हुए, परंतु सिंधु जल को लेकर के दोनों निभा रहे हैं। छोटे मोटे जो विवाद है वो देखने को मिल जाते हैं। कच्छ के रण में सर क्रिक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। ये विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। अब जो कच्छ है गुजरात में है, तो वहां के सर क्रिक रेखा है, ठीक है, सीमा रेखा का नाम है, ठीक है। तो दोनों के बीच में मतभेद है। ये छोटा लगता है, परंतु इसमें एक चिंता का मुद्दा है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सर क्रिक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा, और जैसे भी इसका समाधान करा जाएगा उस समुद्री जो संसाधन है उसके नियंत्रण पर भी इसका फर्क पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब सभी जो भी संघर्ष हमने देखे हैं या एक दूसरे देशों पे जो आरोप लगाए गए, उन दोनों को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ताएं जो है, बातचीत का जो सेशन है वो सेशन चलता है, और शांति बनाए रखने की जो कोशिश है वो गुंजाइश है वो करी जाती है, ठीक है। तो ये भारत और पाकिस्तान के संघर्ष थे। अन्य देशों के साथ भारत के क्या संबंध है, क्या संघर्ष है, उनको हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। फिर शांति और सहयोग की बात करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, और आपके अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।